वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास, एजेंडे के निकात पर गौर। एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर छठा सीका सरबरा इजलास कल से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जुमेरात को सीका समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत और मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर खजाना हालिया सैलाब की तबाहकारी और माशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दाम से भी आगाह करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद सीनियर हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह शहीद। मोदी हुकूमत ने कैंसर के इलाज के लिए रिहा करने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, सोगवार खानदान से ताज़ियत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का दिन मनाया जा रहा है। इस साल यूनिसेफ की जानिब से बच्चियों के आलमी दिन का मौजू है हमारा वक्त अब है, हमारे हुकूक, हमारा मुस्तकबिल। लड़कियां एक दिहाई की तेजी के लिए तैयार हैं। और बांग्लादेश में खवातीन T20 एशिया कप का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पहले राउंड के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। 113 रन का हदफ पाकिस्तान विमेन ने 19वें ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला थाईलैंड और पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब जदगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूने मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ के दौरा थर का जिक्र करते हुए कहा कि थरकोल प्रोजेक्ट के जरिए सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी में इस मनसूबे के हवाले से गैर ज़रूरी ताख़ीर की गई, जो कि किसी कौमी अलमियत से कम नहीं, लेकिन अब यह मनसूबा हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत $24 बिलियन की तवानाई इम्पोर्ट बिल को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से काम करने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को खिराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि अगले हफ्ते इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक अहम जायज़ा इजलास भी बुलाया जाएगा। वफाकी काबीना ने सवात में स्कूल बस पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसकी सख्त अल्फाज पर मजम्मत की और वाक़े में शहीद होने वालों के लिए फातिहा खाने की और ज़ख्मी होने वाले बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वफाकी काबीना ने वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिश पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लाहौर रजिस्ट्री के लिए नावर रोड लाहौर पर वाक़ 23 कनाल अराजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अलॉट करने की मंजूरी दे दी।
वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर भूटान, मालदीव, नेपाल, रवांडा, बेलारूस, स्लोवाकिया को बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल कर लिया है ताकि इन मुल्कों से कारोबारी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सके। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन की मियाद 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने वजारत तवानाई की जानिब से पेश करदा तवानाई बचत के हवाले से प्लान के लिए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सरबराही में एक कमेटी बनाने की हिदायत की। को हम पूरा हल कर सकें, हम सबको पूरी कमिटमेंट के साथ ये जो 2/3 पाकिस्तान महफूज है, जिनके खेत महफूज हैं, जिनके कारखाने और कारोबार महफूज हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि उस 1/3 पाकिस्तान का हाथ पकड़ें जो इस वक्त लुट फुट चुका है और जो इस वक्त बेसहारा है। और इसके लिए हम सबको मिलकर इज्तमाही तौर पे कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे सर्दी के मौसम से पहले मेरी तमाम कुलीग से अपील होगी और इनके ज़रिए पाकिस्तान के अहले सरवत हजरात से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंबल और लिहाफ इन सैलाब ज़दगान के लिए फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया इनाफ। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम सबको पूरी कमिटमेंट के साथ 1/3 पाकिस्तान की मदद करना होगी। सर्दियों के हवाले से उन्होंने तस्करा किया कि सर्दियों की आमद है और ये मौसम मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त सैलाब ज़दगान हैं, जो कि इस वक्त बाहर खुले आसमान तले बैठे हैं, जिनके सरों पर छत नहीं है। उनके लिए उन्होंने अहले सरवत से ये अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंबल और इस तरह की चीज़ें अतिया करें ताकि उनकी सर्दियों के लिए जो है वो आसानी हो सके। गर्म कपड़े फ्राहम किए जाएँ। शेल्टर की फराहमी के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है, ताहम इसमें मुखय्यर हजरात के साथ साथ तमाम लोगों को सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों की मदद करनी है। वो तमाम लोग जिनके घर बार पानी की नज़र हो गए, जानवर, मवेशी, माल, असबाब सब बह गया, अब वो खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। इसमें से बहुत कम तादाद को अभी तक अगर कहा जाए 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। ताहम अभी भी 2 करोड़ लोग अफराद ऐसे हैं जो कि जिनको बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। ताहम जैसे ही मौसम तब्दील होगा तो मौसम सख्त होगा और इस मौसम से निपटने के लिए ख़ासतौर पर सर्दी के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चे हैं बड़ी तादाद में, ख़वातीन हैं सैलाब मुतासरीन में, तो उनको सर्दी से बचाने के लिए हुकूमत भी अपील कर रही है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी जो कि NFRCC के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, वो भी कौमी असम्बली में आज यही अपील कर रहे हैं कि मुखय्यर हजरात अपने सैलाब में फंसे बहन भाइयों की मदद करें और ख़ास तौर पर गर्म कपड़े और लिहाफ कंबल फ्राहम किया जाए। जी हाँ बिल्कुल। और ये जो वक्त है ये मुश्तरका एफर्ट्स करने का है, रियासत को तरजीह देने का है और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि सर्दियों की आमद है तो अगर जो सैलाब वाला मामला अगर रुक भी गया है, बारिश अब नहीं भी हो रही, लेकिन जो सैलाबी पानी है वो बहुत से ऐसे इलाके हैं सिंध के जहाँ पर अभी तक खड़ा है, उनको निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस रास्ते में भी बहुत सी मुश्किलात हैं। फिर ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना, क्योंकि वबाई अमराज बहुत फैल रहे हैं, फिर सर्दियाँ हैं, तो एक चैलेंज नहीं है, उसके साथ और भी बेशुमार चैलेंज जो जुड़े हुए हैं, उस सब में हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 अक्टूबर को बुलाया जाने वाला इजलास मुश्तरका इजलास आज तलब किया है। इजलास में एजेंडा क्या है, इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे नमूद मुस्लिम से। इजलास जारी है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर-ए-सदारत में जारी है। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। नमूद, आगाह कीजिएगा आज का एजेंडा क्या है? 20 अक्टूबर को बुलाना था इजलास, आज तलब किया गया है। जी रिजवान, ऐसा है कि जो पार्लियामान का जो मजलिस शूरा है उसका जो मुश्तरका इजलास है वो 20 तारीख को होना था, लेकिन जाहिर है कि कुछ बिल कम से कम 4 बिल ऐसे थे कि जो 90 दिन गुजरने के बावजूद जो दूसरी जैसे कहेंगे अगर दीवान बाला से वो मंजूर हुए थे तो वो कौमी असम्बली से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह कौमी असम्बली में मंजूर होने वाले सेनेट से मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। इन 4 बिलों को आज मजलिस शूरा के जो मुश्तरका इजलास है उसमें आज पेश किया गया है, जिसमें खासतौर पे बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियां, जिसमें डिसलेक्सिया और इससे मुंसलिक जितनी बीमारियां हैं जो कि बच्चों के लिए होता है, उनके लिए खुसूसी तालीम और खुसूसी इक़दाम के लिए अहकामात वज़ा करने का जो बिल था वो आज यहाँ पर मंजूर किया गया है, जिसे सेनेटर नज़र सादिक ने पेश किया था। इसी तरह सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जानिब से जो बिल था वो तजारती तंजीमात का बिल था, जो कि जो तजारती तंजीमात एक्ट 2013 था उसमें मजीद तरमीम करने की बात की गई, जिसमें कुछ 150 और कुछ जो जुर्माने वगैरह हैं उसमें इजाफे की उसमें किया गया था। ये भी सेनेट से मंजूर हुआ था, लेकिन कौमी असम्बली में कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी नहीं हुई थी और ये पेंडिंग था वहाँ पर, और 90 दिन ज़ाहिर है गुजर चुके थे और लैप्स होने का इसका खदशा था।
इसके साथ साथ जो कौमी असम्बली के बिल थे जिसमें खासतौर पर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमीन बिल है, जिसमें घरेलू मुलाजमीन के रोजगार के हवाले से और उनके हकूक के हवाले से जो कवानीन वज़ा किए गए थे, ये 2022 का बिल्कुल नया बिल था, जिसे आज मुश्तरका इजलास में मंजूर किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया नमूद मुस्लिम आपका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। 20 अक्टूबर को ये बुलाया जाना था, लेकिन इस इजलास को आज तलब किया गया है और पेंडिंग बिल्स की मंजूरी दी गई है इस इजलास में। बहुत शुक्रिया नमूद आपका। एशिया में एतमाद साजी और रवाबित पर छठा सीका सरबराह इजलास कल से काज़किस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। काबीना के अरकान और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। मज़ीद क्या तफसीलात बताएंगे आगा मसूद खालिद। एतमाद साजी और रवाबित के फरोग के लिए कायम सीका की तंजीम 27 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। सीका बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 1992 में कायम हुई। इस तंजीम का मकसद बर्र-ए-आज़म एशिया के मुल्कों में अमन सलामती और समाजी और मुआशी तरक्की को फरोग देना है। पाकिस्तान इस तंजीम के बानी अरकान में से है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काज़किस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में छठे सरबराह इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 13 अक्टूबर को सीका सरबराह इजलास से खिताब भी करेंगे। सीका के मकासद पाकिस्तान के एशियाई मुल्कों के साथ इक्तसादी और तिजारती रवाबित के फरोग से हम आहंग हैं। वज़ीर आज़म अपने खिताब में सीका की अहमियत पर रोशनी डालेंगे और इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इन मुलाकातों में रुकन मुल्कों के दरमियान रवाबित, बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सीका बाहिमी ताउन के जरिए इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के मकासद का एक अहम प्लेटफॉर्म है। तंजीम, मईशत, माहौलियात, इंसानी वसाइल और सलामती समेत 5 जहतों में रुकन मुल्कों के दरमियान एतमाद साजी में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीका सरबराह इजलास में शिरकत इस बात की मजहर है कि पाकिस्तान एशियाई मुल्कों में इक्तसादी और मवासलाती राब्तों का फरोग चाहता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए हैं। अपने दौरे के दौरान बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार वाशिंगटन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना वहाँ दोस्त मुल्कों के वज़राए ख़जाना और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे और उनको पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों, मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल और माशी बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दाम से भी आगाह करेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए हैं, जहाँ वो अपने दौरे में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद ख़ान ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरीम नवाज ने हमेशा कानून की पासदारी की है। इस हवाले से किसी की जानिब से भी हक़ाइक़ के मुनाफी बात करने पर जवाब देने का हक रखते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एतजाज़ अहसन का आज का बयान न सिर्फ उनके बुग़्ज़ को जाहिर करता है बल्कि ये बयान अदालती सिस्टम का भी मजाक उड़ा रहा है। मलिक अहमद ख़ान ने कहा कि इमरान दौर में शरीफ फैमिली के खिलाफ पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल की गई, जबकि उनको रिलीफ अदालती प्रोसीजर के तहत रिलीफ मिला। अब यह समझ से बालातर है कि एतजाज़ अहसन किस तरह बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि एतजाज़ अहसन के बयान का नोटिस लिया जाए। ये कोर्ट की रिगरस प्रोसीडिंग्स किसने नहीं देखी? 100 से ज्यादा पेशियां किसने नहीं देखी? शहबाज साहब की 2 दफा जेल किसने नहीं देखी? हमजा शहबाज 2 साल 4 माह जेल में रहे, किसने नहीं देखा? और फिर कितनी अनलॉफुल थी, किसको यह भूल है? एक शख्स अपनी बेगुनाही को अदालत में साबित करता है, एक लॉ ऑफ एविडेंस है। आपने एक मुकदमा सरमाइजेस पे बेस्ड, कंजेक्चर्स पे बेस्ड, किसी की ख्वाहिश के ताबे, इमरान की इंतकाम की हिस्स के ताबे वो मुकदमात कायम हुए। नाज़रीन, मकबूजा वादी में भारत की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों ने एक और कश्मीरी लीडर की जान ले ली। गैर कानूनी तौर पर कैद कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह भारतीय हिरासत में शहीद हो गए। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अल्ताफ अहमद शाह मारूफ आज़ादी पसंद रहनुमा और कायदे हुर्रियत शहीद सैयद अली गिलानी के दामाद थे। वो 2017 में गिरफ्तारी के बाद से नई दिल्ली की बदनाम जमाना तहाड़ जेल में कैद थे। 66 साला अल्ताफ शाह मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। भारतीय हुकाम की जानिब से उन्हें जेल में इलाज मुआवजे की सहूलत देने से इनकार कर दिया गया, जिससे उनकी सेहत मजीद खराब हो गई और वो कैंसर जैसी मूजी बीमारी में मुब्तला हो गए। 30 सितंबर को उनकी बेटी ने एक ट्वीट में बताया कि उनके वालिद को गुर्दों के कैंसर की तशखीस हुई है, जो जिस्म के दीगर अज़ा में भी फैल चुका है। बेटी ने बाप की रिहाई के लिए भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो खराबी सेहत की बुनियाद पर उनकी जमानत की दरख्वास्त पर गौर करें ताकि उनका इलाज कराया जा सके, मगर सफाक मुद्दी हुकूमत ने उन्हें रिहा नहीं किया। अल्ताफ अहमद शाह पहले कश्मीरी सियासी कैदी नहीं हैं जिनकी भारत की गैर कानूनी हिरासत के दौरान मौत हुई हो। इससे पहले 92 साला सैयद अली गिलानी गुज़िश्ता बरस 1 सितंबर को अपनी रहायशगाह पर एक दहाई से ज्यादा अरसे की नजरबंदी के दौरान शहीद हुए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा 77 साला मोहम्मद अशरफ सहराई गुज़िश्ता साल जम्मू की एक जेल में जामे शहादत नोश कर गए थे। जमात इस्लामी के साबिक रुकन 65 साला गुलाम मोहम्मद भट्ट ने दिसंबर 2019 में उत्तर प्रदेश की जेल में शहादत का दर्जा पाया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मारूफ कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ शाह के भारतीय कैद में इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ शाह सैयद अली गिलानी के दामाद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोदी के भारत में हिरासती कत्लेआम मामूल है। मोदी हुकूमत ने कैंसर का मरीज होने के बावजूद मरहूम के इलाज से इनकार किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत में गैर कानूनी ज़ेर कब्जा मकबूजा कश्मीर के हवाले से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का मुतनाज़िया बयान न सिर्फ झूठ पर मबनी बल्कि गुमराह कुन है। तर्जुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। तनाज़ा कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद भारत न सिर्फ कश्मीर की वादी पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ है बल्कि 9 लाख फ़ौज के साथ भारत इंसानी हुकूक के जराइम का भी मुर्तकिब है। मकबूजा वादी में भारतीय क़यादत के दौरों से कश्मीरी अवाम के जज्बे को कम नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा मकबूजा वादी में भारतीय जबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े का वाहिद हल कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत है। कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। अल्ताफ अहमद शाह को आज मकबूजा वादी में भारत की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का निशाना बनाते हुए उनकी जान ले ली गई। जेल में ही कैंसर के मरज़ से लड़ते हुए वो शहीद हो गए। को बताते चलें कि मकबूजा वादी में भारत की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस तरह का बयान जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है। बात करते हैं हम सैलाब मुतासरीन की। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम की गई है, जहाँ तमाम बुनियादी सहूलतें फ्राहम की गई हैं। इस हवाले से देखते हैं सबा जावेद की ये रिपोर्ट। कराची के जिला मलीर में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए कायम होने वाली खैमा बस्ती में तकरीबन 1500 टेंट लगाए गए हैं। टेंट सिटी में सैलाब ज़दगान के लिए बिजली, पानी, वॉशरूम्स, गंदे पानी की नकासी, सफाई और आर्जी क्लिनिक का बंदोबस्त किया गया है। इधर जितनी खिदमत कर रहे हैं ना भाई, जैसे माशाल्लाह इधर रोटी का बंदोबस्त भी है और इधर पानी का ही बंदोबस्त है। पहले बहुत तकलीफ थी, यहाँ आए अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बहुत मुतमीन हैं। गवर्नमेंट हमारा जैसे कोई घर में बड़ा होता है, बाप है, माँ है, ऐसे गवर्नमेंट के हम बच्चे हैं। इंशाल्लाह वो हमारी सुनेंगे भी और हमारी मालकी करेंगे। हुकूमत ने बहुत कुछ दिया, इधर बैठने के लिए टेंट दिया, हर चीज़ हम लोगों को मिल रही है, 2 टाइम का खाना भी मिल रहा है, उनके हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। टेंट सिटी में आने वालों की रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रही है कि इनको बहुत अच्छी सहूलियात दे और इनको एक जो यहाँ पे इनका मुश्किल वक्त है उसके दौरान उसका एक अच्छा उनका वक्त गुजरे। सिंध हुकूमत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन आबाई इलाकों में बहाली का काम मुकम्मल होने तक टेंट सिटी में रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रेस टॉक्स के लिए यहाँ आए भी और कवर भी करते रहे। सबसे पहले तो आपने देखा कि अभी फिर एक फॉरेन फंडेड फितना जो कि झूठा शख्स है, जो सुबह दोपहर शाम सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ बोलने का सबक सिखाता और तलकीन करता है। और अगर उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को एक लफ्ज़ के अंदर डिफ़ाइन किया जाए तो वो झूठा 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 और झूठा शख्स है। और जिसके झूठ के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जनरल सेक्रेटरी जो रहे हुए हैं, जो सदर पाकिस्तान इस वक्त हैं, जिनसे इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए आइन शिकनी करवाई, आइन तोड़वाया, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब को झूठा करार दे दिया है। इंडोर्समेंट कर दी है कि ये शख्स सिर्फ झूठ बोलता है। और ये इमरान खान साहब का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है कि इनसे इनका सवाल पूछो, ये दूसरों को सवाल पूछने लग जाते हैं। इनसे फ़ॉरेन फंडिंग का सवाल करो तो कहते हैं पार्टियां फ़ॉरेन, और भी पार्टीज़ हैं जो फ़ॉरेन, भाई अपना जवाब दें। 8 साल के बाद फ़ैसला फ़ॉरेन फंडिंग का आपकी जमात और आपके बारे में आया है, और जो दूसरी पार्टीज़ की फंडिंग के जो अकाउंटेबिलिटी और जो हिसाब है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर आज तक तहरीक इंसाफ ने ना कोई सबूत पेश किया, ना किसी किस्म का एविडेंस दिया कि कोई ऐसा अकाउंट के अंदर फ़ॉरेन फंडिंग आई है जिसके ज़रिए हम ये किए। लेकिन एक बयानिया बनाना है, एक साइमल्टेनियस बयानिया बनाना है कि अगर मुझे कोई झूठा कह रहा है, मुझे कोई चोर कह रहा है, मुझे कोई करप्ट कह रहा है, मुझे कोई मुनाफिक कह रहा है, मुझे कोई साजिशी कह रहा है, तो मैं भी उसके साथ साथ एक ऐसा झूठा बयानिया बनाऊं और उसको बुनूं कि वो इतना झूठ बोल के बनाऊं कि वो सच लगने लग जाए। इनसे चोरी की बात पूछो तो दूसरों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं। और भाई एक बात बड़ी वाज़िया तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि 4 साल याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, इमरान खान साहब का ये हाल है इस वक्त। 4 साल तुम मुल्क के वज़ीर आज़म हो रहे हो, FIA के DG को बाथरूम्स में बंद करते रहे हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस के। तैयबा गुल को जो अपनी वीडियो लेकर आई कि नैब का चेयरमैन मुझे हरासा कर रहा है, उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बंद करते रहे हो। 4 साल इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। 4 साल पूरे एहतसाब की मशीनरी आपके पास रही, आपने रियासती ताकत को इस्तेमाल किया। तो आज क्या बताते हो कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा या हसन नवाज़ शरीफ या हुसैन नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ कहाँ रहते हैं, किधर हैं, कौन से फ्लैट हैं? अगर ये सारी बातें आपके पास मौजूद थीं तो क्यों अभी तक एवन फील्ड के अंदर नैब सबूत पेश नहीं कर सकी? अगर आपके पास दस्तावेज चोरी के एविडेंस मौजूद थे, सबूत मौजूद थे, तो 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को आपने गिरफ्तार किया, नैब की अकूबत खाने में रखा, कोट लखपत में रखा, हडियाला में रखा। आपने क्यों नहीं एविडेंस दिए और क्यों नहीं आपने उनको सज़ा दिलवाई? क्यों नहीं सबूत दिए पाकिस्तान की? अब आपका ख्याल है कि आप बोलें झूठ, बार बार बोलें, इल्ज़ाम लगाएं, बोहतान लगाएं और लोग साथ समझ लें। ये तमाशा आपको क्यों आप ख़त्म नहीं करते? मतलब आप आज अवाम के दिमाग में ये सवाल होना चाहिए ना कि आज भी जलसों में खड़े होकर वो शख्स जिसने आइन शिकनी की, आइन तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो आइन के ऊपर हल्फ ले रहा है, जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलता है, मुनाफकत करता है, इल्ज़ाम लगाता है, वो झूठ बोलकर दूसरों पर आज तक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत थे, आज जो नवाज़ शरीफ का नाम लेते हो अपना कद बढ़ाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपना झूठा बयानिया बनाने के लिए, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ इस तरह की बातें करते हैं, वो ऑडियोज़ चलाते हैं। तो ये ऑडियोज़ तो तुम पहले भी चलाते रहे हो, ये बातें तो आप पहले भी करते रहे हैं। तो जो झूठा फॉरेन फंडेड फितना है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, मुनाफिक शख्स है, वो 4 साल इस इक़्तिदार पे काबिज़ रहा है। क्यों नहीं उस वक़्त आपने ये तमाम चीज़ें और गिरफ्तारियाँ की हैं, इन्वेस्टिगेशंस की हैं, सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा है, तो क्यों नहीं आपने साबित किए ये सारे इल्ज़ाम? फिर उसके बाद आज फरमा रहे थे कल से कि वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। मैं इस बयानिए से अग्री नहीं करता। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रह चुके हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी
शख्सियत में से हैं, वो कह रहे हैं कोई मैं बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई। ऑडियो जो आई है इमरान खान साहब की, उसमें वो ख़ुद कह रहे हैं कि इसके साथ खेलना है। अगर बैरूनी मुल्क साजिश हो रही होती तो उसके साथ खेलने की क्या ज़रूरत थी? रखते आपका जो काम है, टेबल, कुर्सी, माइक्स, आवाम को बताते कि ये बैरूनी मुल्क साजिश 7 मार्च को हो गई मुल्क के साथ। 27 मार्च तक आपने उस साजिश के साथ खेल खेला। 28 मार्च के साथ आपने फ़ॉरेन ऑफिस को इसमें इन्वॉल्व किया, मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। उसके बाद ऑडियो लीक्स में आप कहते हैं इसके साथ खेल खेलना है, इसके साथ खेलना है। ये कोई मजाक है? उसके बाद आप कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उसकी जो ऑडियो है वो लीक हो रही है, हम अदालत जा रहे हैं, तो ज़रा सुनाएं जी। एक शख्स, मैं उसके बाद दोनों शख्सियात का नाम आपसे पूछूंगी कि ये दोनों शख्स कौन है, लेकिन सुनाएं जी। पहले शख्स, जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ आईएसआई को पता होता है। अच्छा, आईबी को भी पता होता है, आईएसआई को भी पता होता है। वैसे टेक्निकली पता होना चाहिए। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है उसके पता होना चाहिए। नहीं, देखो मंसूर, ये याद रखो, आज डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडन हो, ये जो करेंगे सीआई को पता होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना होता है ना। उन्होंने, एजेंसी का ये भी काम होता है कि अपने मुल्क के सरबराह को प्रोटेक्ट करें। जो प्रोटेक्शन देंगे तो जाहिर है इंटेलिजेंस कौन क्या कह रहा है उनके मुतालिक, सो उनको सब कुछ पता होता है। टेलीफोन टैप, घर टैप, नौकरों को भी इन्होंने खरीदने की कोशिश की। अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। मैं अपनी एजेंसी से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा ये काम रह गया है कि अपने ऊपर लोगों के ऊपर जासूसी कराओ? क्या आपका ये काम रह गया है कि जोड़ तोड़ करो कि किसको अब लेके आना और किसको बुलाना है? क्या आपको कोई फिक्र मुल्क की है या नहीं है? अब ये आप अगर दोनों क्लिप्स देखें तो इंसान की अकल जो है वो दंग रह जाती है कि ये शख्स एक ही है जो अपने पहले इंटरव्यू में इस बात को पहला पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहला वज़ीर आज़म है जो पीएम ऑफिस और पीएम की रिकॉर्डिंग को लेजिटिमाइज कर रहा है। कह रहा है बिल्कुल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल जो वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर आज़म है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है वज़ीर आज़म की, मतलब वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं मुल्क का वज़ीर आज़म। उस वक़्त ये मुल्क के वज़ीर आज़म थे जो ख़ुद कह रहे हैं कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग वज़ीर आज़म हाउस की भी होनी चाहिए, ये वज़ीर आज़म की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होती है वज़ीर आज़म की। वही शख्स जिसको पता चल गया कि उसकी ऑडियो लीक्स आने के बाद उसका जो बयानिया है बैरून मुल्क साजिश का वो दफन हो गया, जो ये कह रहा है और फिर ये कह रहा है कि ये तुम्हारा क्या काम है कि जोड़ो और तोड़ो। जोड़ तोड़ तो 5 MNAs कह रहे हैं आप क्या मैंने ख़रीद लिए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, और गलत है कि ठीक है बस करो, आवाम को चालें चलो, खेल खेलो। ये वो शख्स है जो अगर सियासत में किसी ने मंडी लगाई है तो वो इमरान खान साहब ने लगाई है। अगर सियासत को कारोबार बनाया, जिसका जो मरियम औरंगज़ेब नहीं कह रही या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोalition गवर्नमेंट नहीं कह रही, वो इमरान खान साहब ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, 5 का बंदोबस्त कर दो और चालें चलो, गलत है कि सही है इसकी फ़िक्र ना करो। साइफ़र के ऊपर खेल खेलो, इसको अपने लिए इस्तेमाल करो, इसके मिनट्स को तब्दील करो, इसको फैब्रिकेट करो, इसमें फोजरी करो, उसके बाद साइफ़र को लेकर फ़रार हो जाओ, उसकी कॉपी को। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। और आज खड़े होकर वही शख्स ये कह रहा है कि मैं अदालत जा रहा हूँ। अगर अदालत जाएंगे तो मेरा मशवरा ये है, एब्सोल्युटली फ्रॉड जो है, जब वो फॉरेन फंडेड फितना, एब्सोल्युटली फ्रॉड फितना जब जाएगा अदालत, तो किस मुंह से जाएगा? क्योंकि अफसोस इस बात का है कि मुंह तो एक ही है, शक्ल तो एक ही है। मतलब यही शक्ल लेकर जाएंगे ना अदालत, जिन शक्ल से ये गुफ्तगू कर रहे थे कि बिल्कुल टैप होना चाहिए, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होती है। वही अदालत लेके जाएंगे, अदालत में ये क्लिप चलाएं
अदालत में ये बताएं कि ये उस वक्त का वज़ीर आज़म जो इस केस को अदालत में लेकर आया है वो ये कहता था कि ये होना चाहिए, इसको लेजिटिमाइज करता रहा, इस चीज़ को प्रोटेक्शन देता रहा। आज किस मुंह से अदालत जा रहा है? उस मुंह को लेकर पहले JIT में जाएं, क्योंकि अब ये अदालत जाने का नहीं, आपके जेल जाने का वक्त है। और दूसरी बात, इक़्तिदार में आने के लिए लोगों के जज्बात से खेला, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, 1 करोड़ नौकरी का झांसा दिया, 50 लाख घरों का झांसा दिया, 90 दिन में करप्शन का ख़त्म करने का झांसा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से करप्ट भी खुद, झूठे भी खुद, चोर भी खुद, मुनाफिक भी खुद, फॉरेन एजेंट भी खुद। और ये तमाम कड़ियाँ आपको मिलानी पड़ेंगी। ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है ये स्टैंड अलोन नहीं देखना पड़ेगा। जो फॉरेन फंडेड फितना है, जब वो इक़्तिदार में आया तो उसने मुल्क की मईशत के साथ क्या खेल खेला, क्या चालें चली, मुल्क की सियासत के साथ क्या खेल खेला, क्या चालें चली, बग़ैर किसी गलत और सही की फ़िक्र होने के बावजूद ये कहता रहा कि फ़िक्र ना करो। जिसने कश्मीर के सौदा किया, कश्मीर के बयानिए के साथ क्या खेल खेला, जो कहता था मोदी आएगा, मोदी का इलेक्शन, मोदी जीत गया तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। ये वही शख्स है जिसने नैब के चेयरमैन की वीडियो को दिखाकर उसको ब्लैकमेल किया, तैयबा गुल को वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बंद किया, जिसने DG FIA को वज़ीर आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया ताकि सियासी मुखालफिन के ऊपर केसेस बनाओ। आपने केसेस भी बनाए, जेलों में भी डाला, इन्वेस्टिगेशंस भी की, अदालतों में लेकर गए, अदालतों के अंदर सबूत ना होने की बुनियाद के ऊपर बेल्स हुई, सुरखरू हुए। आज तुम A1 फील्ड की ये जो दिखाते हो वीडियोस, मरियम नवाज, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा दिमागी जो दिमाग का के ऊपर जो असर है ये उसको जाहिर करता है कि तुम कितने खौफ में मुब्तला हो। क्योंकि हर रोज़, जैसे मैंने पहले कहा था कि हर सबूत एक थप्पड़ होता है, सिर्फ महसूस करने की बात होती है। अवाम के साथ खेल खेलते रहे, अवाम की तकदीर के साथ खेल खेलते रहे, गलत और सही की फ़िक्र ना करो। और आज कहते हो कि मैं जा रहा हूँ अदालत, और ऑडियोज़ लीक्स क्यों होती हैं? आप क्यों कहते हैं ऑडियो लीक क्यों होती हैं? और उसके बाद जिस पे सवाल करते हो, इतने बड़े एब्सोल्युटली फ्रॉड शख्स हो जो तुमसे सवाल करे, जो तुम पर केस बने, तुम दूसरों से सवाल करना शुरू कर देते हो। अपने सवालों का जवाब दो। और अब वो वक्त आ गया, जैसे लहरा लहरा के कागज़ कहते हो ना। और ये भी बता दूं कि जो लोग हल्फ ले रहे हैं इस एब्सोल्युटली फ्रॉड फॉरेन फंडेड झूठे शख्स का, फॉरेन फंडेड फितने का, उसने आइन तोड़ा हुआ है मुल्क का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है। ये ऑडियो लीक्स लीक क्यों हो रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इसको प्रोटेक्शन दी हुई थी। ये उनके बयानिए का हिस्सा था। वो कहते थे ऑडियो लीक, ऑडियोज़ को रिकॉर्ड करो, वज़ीर आज़म की ऑडियो होनी चाहिए। दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम जो आज शख्स लगा रहा है, उसने तमाम रियासती इदारों को वज़ीर आज़म हाउस में बंद करके रखा हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था दूसरों के ऊपर झूठे केस बनाने के लिए। तुम 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं इमरान खान साहब। आप इल्ज़ाम ना लगाओ, अब वो वक्त गुजर चुका। अगर ये जो आज कह रहे थे पता नहीं कि इतना पैसा, हाँ तोशा खाना लेकर चले गए हैं रेफरेंस में, तो 4 साल क्या करते रहे? तब तो रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं थी, कार्रवाई करते, इन्वेस्टिगेशन करते। अब क्या तोशा खाना लेकर चले गए हैं? अब क्या वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में लेकर चले गए हैं? ये किस किस्म का मजाक और तमाशा है? और आवाम को भी चाहिए कि इस फॉरेन फंडेड फितने से बचें, इसकी गुमराही से बचें। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और फिर बंद कमरों में बैठ के उन बेवकूफ़ लोगों पे हंसता है, कहता है उनके साथ चालें चलो। आवाम को तो नहीं पता चलेगा क्योंकि उनके दिमाग इस वक्त तैयार हैं, उस पर अपनी चाल चलो। ये तमाम उन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है जो इसके झांसे में आते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्रॉड शख्स है, ये फॉरेन फंडेड फितना है, ये झूठ बोलता है, आवाम को गुमराह करता है। और जो करप्शन के और चोरी के और डाके के FIA के अंदर इस वक्त केसेस इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, और जब हर रोज़ बेनकाब होती है ये साजिश, तो उस वक्त बिल्कुल दिमागी तवाज़ुन इनका खो जाता है। इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की आप इजाज़त देंगे या क्या हिकमत अमली होगी?
देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रेस रिलीज जो हमने कैबिनेट मीटिंग में की है कि कितने करोड़ों का खर्चा आता है इस फॉरेन फंडेड फितने की, जो आवाम के ऊपर जिसके इम्पैक्ट्स हैं, सिक्योरिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, आवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इस्लामाबाद के लोगों को महफूज करने के लिए। पिछली दफ़ा भी 2014 का जो धरना है जिसके वाजबात आज तक मेरा ख्याल है लोगों को नहीं मिले थे, अब दोबारा से ये वो एक्सपेंस है जिससे जो स्कूलों पे लग सकते हैं, जो अस्पतालों पे लग सकते हैं, जो फ्लड्स पे लग सकते हैं, फ्लड विक्टिम्स पे लग सकते हैं, वो इस वक्त इस्तेमाल एब्सोल्युटली फ्रॉड, फितने की, झूठे की वजह से वो ये धरने की मैनेजमेंट में लगेंगे, लॉन्ग मार्च की। और ये भी मैं बात बताती चलूँ कि वो तमाम लोग जिसका मैंने बताया कि पहले उनको बेवकूफ़ बनाता है, फिर बंद कमरों में उनका मजाक उड़ाता है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि ये जितने इंतशार फैलाने के लिए, फितना फैलाने के लिए, इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के लिए जो चढ़ाई कर रहा है, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसा शोबा नहीं जो सड़कों पे ना हो, जिनको तनख्वाहें, ऐसा सूबा जो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर रहा है, जिसके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, सरकारी मुलाजमीन जो इस वक्त वहाँ के हैं, जिनको ये पत्थर मारते हैं जब वो अपना हक मांगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है। वहाँ पंजाब का जो हाल 4 साल किया था वो भी आपके सामने है। ये किस आमाल की बुनियाद पर, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, किस बयानिए की बुनियाद पर, कौन सी दूध की नहरें बहाने की बुनियाद पर कैपिटल के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, और उसके ऊपर ये एक्सपेंस जो हम खर्च करेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है प्रोटेक्शन, सेफ्टी सिटीजन्स की। देखिए, पहले आपको बता दी है ये बात कि अगर कोई सियासी इंतकाम मकसद होता तो 13 अप्रैल को इमरान खान गिरफ्तार होता, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था बगैर इन्वेस्टिगेशंस के, बगैर केसेस के, सियासी इंतकाम की वजह से। इसी तरह ये जो केसेस हैं ये 4-5 महीने की इन्वेस्टिगेशन है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, फॉरेन फंडेड है, फॉरेन फंडिंग है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तमाम इकदाम कानून के मुताबिक उठाए जा रहे हैं और कानून के मुताबिक इंशाल्लाह उठाए जाएंगे। एक तो इसकी तस्दीक कर दें, दूसरा मैंने आपके सामने 3-4 महीने पहले भी मसला उठाया था कि ये जो मीडिया माल खान है ये बहुत बड़ा कार्टेल बन गया है। अभी भी ये कैमरामैन उनसे कैमरा, मुझे पता चला है, मुझे ये इंसिडेंट का पता चला है, मेरे वक्त के लोग भी बैठे हैं, मुझे दोनों लोग मुझे दफ्तर में मिल गए हैं। हमने एक कमेटी बना ली है जो अगले हफ्ते हम नवाए वक्त की मिल के इनके मसाइल का देखेंगे। जो कैमरामैन की बात मुझे आज पता चली है वो इंशाल्लाह मैं बात करूँगी, और जितना मैक्सिमम जो है वो ये बिल्कुल ज़्यादती है, गलत बात है। मुझे इनके मज़ीद हक़ाइक़ पता करने हैं, लेकिन ज़्यादती इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका ये कहना था कि सदर पाकिस्तान ने भी इमरान खान को झूठा करार दिया है, फॉरेन फंडेड एजेंट, सुबह शाम दिन रात सिर्फ झूठ बोलता है। 4 सालों का हिसाब देना है इमरान साहब को। इमरान न्याजी साहब अपनी चोरी का हिसाब देने के बजाय दूसरों से चोरी का सवाल करने लगते हैं। अपने झूठे बयानिए को तक़वियत देने के लिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का नाम लेते हैं। सदर साहब ने भी कहा है कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई। ऑडियो लीक्स में आप कहते हैं कि इससे खेलना है। सियासत को इमरान खान साहब ने कारोबार बना दिया। हर सबूत मौजूद है। इमरान खान साहब को अब जेल जाना होगा। ये शख्स आवाम को गुमराह करता है, बेवकूफ बनाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आइए इस हवाले से देखते हैं नौरीन आसिफ की ये रिपोर्ट। मुत्तहिदा की जानिब से बच्चियों का आलमी दिन मनाने का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ। इस दिन को मनाने का मकसद कम उम्र बच्चियों को दरपेश मसाइल को उजागर करना और उनके हकूक से मुतालिक आगाही फैलाना है। दुनिया भर में कम सिन बच्चियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, जिनमें जुल्म जबर, मारपीट, जिनसी ज्यादती, कत्ल, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी इंसानी हकूक की अदम फरहमी अहम मसले हैं। बच्चियों को बाख्तियार और बाशऊर बनाने में वालिदैन का किरदार सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। ये जरूरी है कि बच्चियों
की तरबियत सिन्फी इम्तियाज से बालातर होकर की जाए। जदीद दौर में तरक्की के बावजूद बच्चियों को तालीम और सेहत समेत दीगर मसावी हकूक नहीं दिए जाते और अक्सर जगहों पर कम उम्र में ही उनकी शादियां कर दी जाती हैं। वालिदैन को चाहिए कि वो बचपन ही से बच्चियों की सलाहियतों और महारतों पर एतमाद करते हुए उनको आगे बढ़ने के मौके फराहम करें, ताकि बच्चियों में खुद एतमादी बढ़े। उससे न सिर्फ बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि तरक्की याफ्ता माशरे का कयाम भी मुमकिन हो सकेगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कुछ ही देर में पेश की जाएंगी इलाकाई खबरें। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।